हेलो स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज 6 तक हमने डिस्कस किया ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब देखिए 7th में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बातें कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये है कि सपोज एक सेंटर है और मैंने उसी सेंटर से लेकर बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। सेंटर मैंने कॉमन रखा, कॉन्सेंट्रिक। सेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर पर बने सर्कल्स। तो यहाँ पर तो दो ही सर्कल्स हैं ऑब्वियसली, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फिगर का जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। मैंने एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है, और एक सर्कल ये बना दिया। देखिए अब ये थोड़ा सा सर्कल तो यहाँ से भी बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये फॉर्म मिली हमें। सेंटर एक ही होता है। जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात है और रेडियाई की बात कर रहा है वो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ से जो ये रेडियस है ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ से जब मैं बड़े वाले सर्कल के लिए बात करता हूँ तो ये 5 सेंटीमीटर रहा होगा। समझ लीजिएगा कि मैंने बड़े वाले सर्कल के लिए मैंने रेडियस यहाँ से दिखा दिया है और छोटे के लिए इधर से दिखा दिया। ओके, अब आता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मतलब कि जो छोटा सर्कल है उसके लिए तो एक लाइन हमने ड्रॉ करी जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करने वाली है, करेक्ट, बट बड़े सर्कल के लिए वो कोड है, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की गई जो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करने वाली है और बिगर सर्कल के लिए वो कोड का काम करने वाली है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में समझना क्या है, समझना ये है कि अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूँ, समझिएगा, अगर मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि ये 90 डिग्री होना है, क्योंकि ये हम जानते हैं। और प्लस ये वाली जो साइड है ये 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिलाता हूँ तो क्या है ये? तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो इट मीन्स कि जो ये O पॉइंट है और जो ये A है, मैं सपोज इसको B मान लेता हूं, तो जो OA है और जो OB है वो कहीं ना कहीं छोटे और बड़े सर्कल की रेडियस का वर्क काम करने लगे। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया। मुझे इस पूरी कोड की लेंथ चाहिए। अगर मैं यहां से समझने की कोशिश करता हूं तो ये वाला जो AB है, अगर मैं इस AB की वैल्यू निकाल लेता हूं तो वही इस पूरी कोड की लेंथ भी बन जाएगा BD का, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सर्कल, इसको R1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बिगर, ठीक है, बिगर सर्कल R2, इसको ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? हमें निकालनी है लेंथ ऑफ कोड जो हमने फिगर में बनाया। कोड क्या है? वो DB, लेंथ ऑफ कोड। अब मैंने यहां पर ये भी लिख दिया विच इज ऑल्सो क्या है वो, टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल मैंने वो भी लिखा, लेंथ ऑफ कोड DB फॉर बिगर सर्कल विच इज ऑल्सो टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। अब समझते हैं बात को। सो OA इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मैंने यहां पर नोट करके दिखा दिया। OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसमें आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OAB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आप अप्लाई करेंगे तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB कितना है अपना? 5 स्क्वायर, OA 3 स्क्वायर एंड AB, ये आपको मिला। अब समझते हैं बात को। अब AB कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल समझ, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। 16 एंड AB स्क्वायर, AB की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 4। अब यहाँ पर मुझे पता लगा कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये ट्वाइस होगा या नहीं होगा, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम DB
DB इज इक्वल टू 2 इंटू AB इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। आपके सामने जो कोड है उसका जो लेंथ आ गया वो 8 सेंटीमीटर आ गया, जो एक्चुअल में टेंजेंट भी है स्मॉलर सर्कल के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जो किसी के चारों तरफ बनता है, तो क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर सर्कमस्क्राइब किया गया है। अगर सर्कल बोला जाता है कि सर्कल इज सर्कमस्क्राइब टू अ क्वाड्रिलेटर, तो सर्कल बाहर हो जाता और क्वाड्रिलेटर अंदर हो जाता। बट यहाँ पर केस उल्टा है। हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं बात को। मैंने पहले ही बताई है, एज वी नो दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जब आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो वो हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ होती है। ये हमेशा ही आपको इक्वल मिलेगी। ध्यान रखिएगा कि AB इज इक्वल टू BC। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो हम लिखेंगे इसको कि क्या लिखेंगे? एज वी नो दैट, एज वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अगर ऐसा है तो आप देखिएगा, मैं जो बात करने चाह रहा हूँ सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट को आप एक बार फोकस करके देखिएगा, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा पिक्चर कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से B पॉइंट से बात करते हैं। ये B पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट। B पॉइंट ने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉप लगा दिया है क्योंकि इसके बाद मैं इसको नहीं बोलूँगा। B पॉइंट ने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो गए? ये तो इक्वल हो गया। तो इट मीन्स BP इज इक्वल टू BQ, करेक्ट। अब फिर समझते हैं, फिर यहाँ D पॉइंट भी ले लेते हैं सिमिलरली। अब D पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है। D ने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, फिर एक और रिजल्ट मिला। क्या मिला? कि DS इज इक्वल टू DR। समझिएगा बात को, करेक्ट। सिमिलरली आप क्या करेंगे? AS इज इक्वल टू वॉट? AP। CR इज इक्वल टू CQ। अब देखने वाली बात क्या है, आपको क्या चीज़ इक्वल करनी है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी साइड किसी की साइड के साथ भी अटैच हो सकती है, बट हमें प्रूफ को देखते हुए अटैच करना है। ठीक है, प्रूफ क्या कहता है कि मुझे AB और CD एक साथ चाहिए। अब समझिएगा, जो AB है, AB कहाँ है? ये रहा। AB के अंदर कौन कौन सी साइड है? AP प्लस PB, मतलब AP और PB मैं लेफ्ट साइड में चाह रहा हूँ। फिर CD भी मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, और CD में कौन कौन साइड आएंगी? CR एंड DR। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है मुझे क्या क्या चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है। मुझे क्या क्या रखना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे AP साइड में रखना है, PB लेफ्ट साइड में रखना है, DR मुझे साइड में रखना है, RC। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये मिलकर बनाएगा AB और ये दोनों मिलकर बनाएंगी DC। करेक्ट है? यहाँ तक बात समझ में आया? क्योंकि AB और DC मुझे प्रूव करना है। इस केस में भी आपको वही ढूंढना है। मुझे सबसे पहले AP ढूंढना है, AP मुझे दिख गया, ये रहा। फिर मुझे PB ढूंढना है, वेयर इज PB? PB BP कह सकते हो, ये रहा, करेक्ट। फिर मुझे क्या ढूंढना है? मुझे DR ढूंढना है, DR ये रहा। फिर मुझे क्या ढूंढना है? RC ढूंढना है, ये रहा। इट मीन्स, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं कि मैं BP प्लस DR प्लस AP और प्लस CR, मैंने इनको ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। जब मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो बाकी जो चार हैं वो मैं दूसरी तरफ ऐड करके लिख दूंगा। वो क्या हो जाएंगे? BQ, ठीक है, प्लस CQ प्लस AS प्लस DS। अब देखिए BP प्लस DR, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? BP प्लस DR, सॉरी BP प्लस AP, मतलब ये दोनों, ध्यान करके, BP प्लस AP क्या मिला? AB प्लस CD
इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर आपने ऐसे कैसे ऐड कर दिया। इसको भी समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है। अगर मैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिख रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पर डी आर इज इक्वल टू डी एस नहीं लिख सकता? मैं इसको इधर लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। क्या मैं ए पी इज इक्वल टू ए एस नहीं लिख सकता? अब देखिए इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। मैं इसको इधर लिखूं या इधर लिखूं बात एक ही है, बट मैंने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किया है। क्यों किया? क्योंकि मुझे प्रूव जो करना है, क्योंकि प्रूव ये कहता है कि चारों को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने इनको रखा और इन चारों को ऐड किया, इन चारों को एक साथ ऐड किया और ये चारों साइड दो साइड में कन्वर्ट हो गई। तो इस क्वेश्चन की ये बड़ी अच्छी खासियत थी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें, एग्जाम में बहुत आता है। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दो टेंजेंट हैं और आपको साफ पता लग रहा है कि वो पैरेलल भी दिख रही हैं। बट हम पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट नहीं बात कर रहे हैं, पैरेलल होगा या नहीं होगा वो बात का केस है हमारा। फिर उसमें ये आता है कि हमने एक टेंजेंट और ड्रॉ की है जो एक्चुअली में ऐसे पास हो रही है और इस सर्कल को सी पर कट कर रही है, ठीक है। फिर ए और बी जहाँ पर वो दूसरी जो टेंजेंट से उसको कट कर रहा है वहाँ से ओ को ज्वाइन किया और बी को ज्वाइन किया, ओ बी। तो ये वाला जो एंगल है ये आपको प्रूव करना है, जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री होगा, करेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि टू प्रूव क्या करना है। टू प्रूव क्या है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर गिवन है, तो जो गिवन है तो हम उसमें गिवन पार्ट अब कुछ लिखने वाले नहीं है इस केस में, ठीक है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं कि 3 टेंजेंट्स हैं गिवन में। अगर मुझे लिखना भी होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश एंड ए बी आर टेंजेंट्स, ऐसे लिख देते हैं, आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल हमने क्या लिया है? ओ एंड रेडियस आर। अब देखिएगा इसमें करना क्या है, प्रूफ पर आते हैं सीधा हम। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन भी ले लेते हैं छोटा सा, कंस्ट्रक्शंस के बिना काम चलेगा नहीं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिएगा, जो मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ इसमें देखिए मैं सबसे पहले ओ सी को ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। ओ सी, ज्वाइन ओ सी, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर किया, ठीक है, ज्वाइन ओ सी, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ओ सी हमने प्रूफ ज्वाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स को लेने वाला हूँ। कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं? मैं ये वाला ट्राइंगल देखिएगा और एक ये ट्राइंगल जिसको मैंने स्ट्रेट किया। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर लेने वाला हूँ और उसमें फिर आप देखिएगा क्या निकलने वाला रिजल्ट। इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स लिए। सबसे पहले आप बताएं ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया गया, करेक्ट। ये रेडियस होगी ओ पी एंड ओ सी, दोनों रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है। तो लिख लेते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, रीजन कॉमन साइड, करेक्ट। एंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ईच 90 डिग्री, करेक्ट, हमने कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई हुआ। देखिए 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, वो भी हमने लिया है यहाँ पर, और साथ में एक और पेयर ले लिया है। तो ये बाय RHS क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा है स्टूडेंट्स तो आई थिंक यू विल बी एग्री विद मी कि एंगल POA, मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एंगल COA होगा।
तो मैं इसको क्या बोलूँगा, बाय CP/CT, क्योंकि बाकी जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं, जो भी दूसरे पार्ट्स होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ये हमने 9th क्लास में सीखा है। अब इस केस में हमने निकाल दिया। इट मीन्स कि अगर ये x है और मैं इसको भी x ले लेता हूँ तो ये दोनों x है, करेक्ट। अब समझिएगा, सिमिलरली अगर मैं ये वाले और ट्राइंगल ले लूँ, देखिएगा कौन कौन से, ये दो ट्राइंगल, सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल में भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो जब आपको लग रहा है कि प्रोसीजर सेम है तो आप यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल QBO एंड ट्राइंगल CBO क्या हो जाएगा, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB। मैंने उसको y ले लिया स्टूडेंट्स, मतलब क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल y है, करेक्ट, कोई डाउट ही नहीं रहा। अब समझने के लिए बिल्कुल कुछ रहा नहीं। अब ये बताइए, ये जो एंगल है, ये एक लाइन है और इस लाइन पर 4 एंगल मिल रहे हैं जो इस कंप्लीट लाइन को बना रहे हैं। तो इट मीन्स x प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑन द लाइन, एंगल्स ऑन द लाइन, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ये मुझे मिल जाता है रिजल्ट। जब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 मुझे मिल रहा है, तो x प्लस y कितना होगा, अगर मैं पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दूं तो ये भी 2 गया, ये 2 गया, ये भी 2 से डिवाइड हो गया, आपको 90 मिला। और x प्लस y को क्या मैं एंगल AOB लिख सकता हूं, देखिए x और ये y, अगर मैं ये वाला एंगल प्रेजेंट कर दूं अंदर वाला तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ये प्रूव कर डाला कि AOB 90 डिग्री होगा ही होगा, क्लियर। तो इस केस में ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी भी लग रही है, ठीक है। इसके अंदर एक हम लीनियर लीनियर पेयर का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑन अ स्ट्रेट एंगल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन की ये एक बहुत अच्छी खासियत थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में जब बात करेंगे तो वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको फिगर बना दें इस क्वेश्चन का तो आपका समझ लीजिए प्रूफ तो वहीं हो जाता है। देखिए ये क्या कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, दूसरा हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। P पॉइंट हम मान लेते हैं, अभी तक P ही मान के चल रहे हैं, तो P अब हमें थोड़ा सा सूट भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि P से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वो कहता है द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब सेंटर से जब मैं यहाँ से लाइन बनाता हूँ तो ये वाला जो एंगल है और ये दोनों एंगल है, ये दोनों वो बोल रहा है कि सप्लीमेंट होंगे। अब सबसे पहली बात है, सप्लीमेंट का मतलब क्या, कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव करना है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को देखते ही पता लग गया होगा कि सर ये तो 180 होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि जब ये 90 है, ये 90 है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब क्वाड्रिलेटरल में से 2 एंगल का सम तो आपको 180 पता लग ही गया, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। 360 में से 180 इन दोनों को चला गया, तो 180 माइनस कर दो आप, बचा गया 180, तो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या आएगा, 180 आना ही है, ठीक है। तो अब लिखने का काम कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या बनता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो लिखते हैं यहाँ पर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ये मैं O ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नाउ एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट है। यहाँ आप रीजन लिखेंगे जो हम कई बार लिख चुके हैं। क्या लिखेंगे रीजन, द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये बिल्कुल जरूरी है स्टेटमेंट लिखना यहाँ पर, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
टू द सेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब हमें पता लग गया यहाँ पर। ओके, नाउ वी विल राइट हियर व्हाट APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल APB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने चारों एंगल्स के नेम लिखे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ। APB कितना है हमें नहीं पता, वही तो पता करना है कि उसका सम। और कौन सा APB 90 डिग्री, AOB एज इट इज 90 डिग्री, तो ये आ गया 360। अब APB जो हमारे अननोन एंगल्स हैं आप वहीं छोड़ दीजिए, 90 आप उधर दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कीजिए, 180 आपके सामने आ गया। APB प्लस एंगल AOB कितना आ गया आपके लिए 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 180 डिग्री हो गया द सम। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट वेरीफाइज, क्या वेरीफाई करता है, इट वेरीफाइज दैट एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को के सप्लीमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। और एक्चुअली में देखा जाए तो हम ये चीज़ पहले कई बार देख चुके हैं, बट वहाँ पर प्रूव नहीं किया, बट देख चुके थे कि यहाँ पर इन दोनों का सम 180 आएगा ही आएगा। करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में ये था। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट सिंपल सी बात है वैसे तो। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ जो इसमें समझनी है वो यही है कि इन्होंने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है। कौन है पैरेललोग्राम, ABCD। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ठीक है, और वो पैरेललोग्राम क्या है, वो सर्कमस्क्राइब किया गया सर्कल के ऊपर। सर्कमस्क्राइब मैंने आपको पहले भी यूज़ किया कि किसी के चारों तरफ कुछ बनाना, और ये सर्कमस्क्राइब का मतलब है इसको टच करता हुआ जाएगा। तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसके अंदर 4 टेंजेंट्स हैं। अगर मैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 4 टेंजेंट लेकर बैठा हुआ है ये। तो एक सर्कल भी गिवन है, मैं गिवन ले लेता हूं पहले। एक सर्कल है अपने पास, अ सर्कल विद सेंटर O रेडियस R। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ अपने को क्या करना है कि एक्चुअली रोम्बस है। क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम तो है ही, बट इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। अब यहाँ पर समझते हैं पहले कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। बट रोम्बस में क्या है कि अपोजिट साइड्स तो होंगी ही होंगी, बट इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स इस केस में हमें क्या करना है, हमें ये तो कंफर्म है कि AB और CD इक्वल है, बट हमें ये नहीं पता कि AB और BC इक्वल है या नहीं है। अगर हम ऐसा कर देते हैं कि AB और BC को इक्वल दिखा दें प्रूव करके, तो हम इसको रोम्बस बोल देंगे विदाउट एनी डाउट। क्लियर। तो रोम्बस, एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएगा उस केस में अगर उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दे तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए वो कैसे किया जाए उस केस को। उस केस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले समझते हैं बात को, प्रूफ। अब देखिएगा सबसे पहले कि ये जो पॉइंट O है, A है सॉरी, A से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही है, एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है। करेक्ट है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और 2 टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं हम क्या, वी नो डेट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये पता होना चाहिए हमें कि ये हमेशा इक्वल होती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो AX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AK। ठीक है, BX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BY। ठीक है, नेक्स्ट इस केस में भी आ जाते हैं CY मतलब CZ इज इक्वल टू CY
एंड डी जेड इज इक्वल टू डी के। ठीक है, ये हमने रिजल्ट निकाल लिया जो हम पहले भी कर चुके हैं इस बात को। लेकिन अगर मैं पैरेललोग्राम के थ्रू बात करता हूं तो पैरेललोग्राम के थ्रू हमें ये भी गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड डी ए इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, राइट। रीजन भी लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, सेम रीजन यहां पर भी। अच्छा, ए बी का अगर मैं ब्रेक करता हूं, ए बी टू पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, ए बी ब्रेक हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी में, और डी सी कैसे ब्रेक होगा, डी जेड प्लस जेड सी में। ठीक है, ब्रेक किया जा सकता है। डी ए को ब्रेक करें तो डी ए कैसे ब्रेक होता है, के ए प्लस डी के, और सी बी बी वाई प्लस सी वाई। देखिए समझ लिया हमने, क्योंकि यहां पर वो ब्रेकेज दिख रहा है हमें। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो प्रूव ये करना है कि अगर मैं ए एक्स प्लस एक्स बी यानी ए बी को अगर मैं बेसी प्रूव कर दूं, ए बी को बी सी, तो मैं चेक करता हूं कि क्या ए एक्स प्लस बी एक्स अगर मैं ऐड करता हूं, ए एक्स प्लस बी एक्स अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मैं बी वाई प्लस सी वाई तक पहुंच सकता हूं क्या, बी वाई प्लस सी वाई तक पहुंच पाऊंगा। इस केस में अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मैं वो रिजल्ट मिल पाएगा मुझे उस केस से, वो हमें चेक करना है। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस केस में, जब हम चारों हमने ये लिख लिया, उस रिजल्ट को हम जरूर ध्यान रखें क्योंकि हमें यूज़ करने वाले हैं इस चीज़ को। ए एक्स प्लस बी एक्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड कर दूंगा, एंड ए के प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी के। अब देखिएगा ए एक्स प्लस बी एक्स क्या मिल जाता है आपको, ए बी, सी जेड प्लस डी जेड आपको क्या मिलता है, सी डी। ये दोनों इक्वल भी हैं, हमें पता है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से। ए के प्लस बी वाई, ए के प्लस बी वाई, या ए के को मैं पहले डी के साथ ऐड करूंगा क्योंकि ए के और डी के मिलकर ए डी बनाते हैं, ठीक है, और ये मिलकर मुझे बी सी बनाते हैं, राइट। अब देखिएगा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस केस में, इस चीज़ को समझते हैं। अब मेरे पास ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2ab, क्योंकि दोनों सेम है तो मैं दोनों को एक ही साइड से प्रेजेंट कर देता हूँ। ए डी एंड बी सी इक्वल है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, बी सी बोल देता हूँ, 2bc। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। क्या पता लगा कि अब एडजेसेंट साइड भी मैंने इक्वल कर दिया, और ए बी ऑलरेडी इक्वल था किसके साथ, सी डी के साथ, और बी सी किसके साथ इक्वल था, ए डी के साथ, करेक्ट। तो इट मीन्स ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गया, और चारों साइड इक्वल होने का मतलब कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, ये साथ में एक रोम्बस भी है, ये प्रूव हो जाता है इस केस से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का अभी तक का सबसे टफ। देखिए समझते हैं बात को। सबसे पहले इसमें आप देखें, सर्कमस्क्राइब किया गया एक ट्राइंगल को, और एक साइड ट्राइंगल की दे दी, पार्ट वाइज दे दिया। इधर वाला पार्ट 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहली बात है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है। अब समझिएगा जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा ही होगा, ठीक है। और ये अगर यहाँ से 6 है तो ये भी 6 होगा ही होगा। क्यों होगा, बिकॉज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी, फाइंड ए बी। मैं लिख देता हूँ फाइंड ए बी। अब जब ए बी निकालना है तो इट मीन्स ए बी का एक पार्ट तो आ गया 8, अब हम सिर्फ ये पार्ट रह गया। अब ये बताएं अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ए से फिर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, क्योंकि हमें फिगर को टेंजेंट के नज़रिए से भी देखना है, ठीक है। तो दोनों बातें देखनी है यहाँ पर। तो पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या, डी सी इज इक्वल टू क्या, इसका भी नाम रख देते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाता है सी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद है डी बी इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यों है, और ये भी कर देते हैं
ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, वो हमने एक्स सपोज कर दिया है, ठीक है। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हमने अप्लाई कर दिया। अब समझते हैं इस बात को कि हमें ए बी निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अभी तक देखिए ए बी के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है, सिर्फ पार्ट निकल पाया। देखते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, करेक्ट, और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये जो पूरा फिगर है ये 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, और मैं जो डॉट डॉट लगा रहा हूँ ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। ये परपेंडिकुलर्स है जो ट्राइंगल की साइड पर फॉल हो रहे हैं, और एक्चुअली में दे आर ऑल्सो द रेडियस। तो हमें क्लियर हुआ कि ये 4 सेंटीमीटर हमें परपेंडिकुलर तो गिवन मिला। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखता हूँ, कौन से ट्राइंगल को, इसको, देखिएगा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखता हूं तो ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये बेस मिल रहा है, तो क्या मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा? देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो मैं इक्वल कर देता हूँ सीधा यहाँ पर। अब हाफ क्या, हाफ ही है, बेस क्या है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा बेस बना जाएगा, और ये हाइट बन जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एरिया आ गया। क्या मैं दूसरे ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, वो भी हाफ इंटू, इस बार बेस क्या हो जाएगा अपना? बेस बनेगा 8 + x। ध्यान रखिएगा, इस बार बेस गड़बड़ है, हमारा बेस पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, हमारे पास वेरिएबल फॉर्म है। ये मिला मुझे। फिर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, जब मैं ओ ए सी की बात करूंगा तो हाफ, मैं सीधा इक्वल टू ही ले रहा हूँ, हाफ इंटू क्या मिलता है 6 + x, इस केस में 6 + x हो जाएगा, और इंटू 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इन तीनों सर्कल्स को एरियाज को ऐड कर दूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मिल जाएगा। अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करता हूं तो मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया मिलता है। और आप इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि हाफ इंटू 4 हर एक पार्ट में है। हाफ इंटू 4 आई एम टेकिंग कॉमन, क्या मिल जाता है इस वाले केस में? तो 14 आ जाएगा, इसमें 8 + x एंड इसमें 6 + x मुझे मिल जाता है, ठीक है। क्लियरली ध्यान रखें, बाय एडिंग, है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई यहाँ से। अब देखिए ये तो 2 है, अब यहाँ से मुझे थोड़ा ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाता है? 22 एंड 6 28 + 2x, और ये मुझे मिलता है 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अभी तक हमने सिर्फ एरिया निकाल पाए, और हमें अभी ए बी की साइड नहीं मिल पा रही, क्योंकि x मिला तो मुझे ए बी मिलेगा। ओके, क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया किसी और तरीके से फाइंड कर सकते हैं? कोई दूसरा मेथड? क्योंकि अभी तक तो हमने ट्राइंगल के पर्पज से किया। प्लीज़ नोट डाउन, इस वीडियो को पॉज करके इस पर्टिकुलर पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि अब मुझे इसका यूज़ नहीं आने वाला है। मुझे एरिया मिल गया, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए इस एरिया को, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी, इसका एक और मेथड है जो आपको बहुत नॉन है, उसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हीरोन्स फॉर्मूला फिर आ गया यहाँ पर। बिल्कुल आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूले के लिए अगर बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले एस निकालिए। एस का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स एंड हाफ ऑफ दैट वन। तो कितना आ जाता है? ए बी + बी सी + सी ए डिवाइडेड बाई 2। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी इज 8 + x and BC is 14, it is 6 + x divided by 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखने में पता लग रहा है कि ये मुझे 28
प्लस 2x/2 मिलता है, और ये 14 प्लस x मुझे मिल जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर। इसको हाफ ऑफ पेरीमीटर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमारा हीरोस फॉर्मूले से एरिया क्या निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अंडर रूट S, S इज दिस वन, देन S माइनस A, सो 14 प्लस एक्स माइनस 14, फर्स्ट साइड मैंने 14 वाला ले लिया, फिर 14 प्लस एक्स माइनस सेकेंड साइड हो जाएगी -8 माइनस एक्स, देन थर्ड साइड में ले लेता हूँ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस केस में आते हैं, 14 प्लस एक्स, देखिए यहाँ से कैंसिल, एक्स बचता है, इसमें एक्स कैंसिल, 6 बचता है, एक्स कैंसिल, 8 बच जाता है। अब ये मेरे पास एरिया आ गया। यहाँ पर थोड़ा और इसको छोटा कर सकते हैं, उसका ये हो जाएगा 48x। करेक्ट। अगर देखा जाए ये भी ट्राइंगल ABC का एरिया है, ये भी ट्राइंगल ABC का एरिया है, बस ये डिफरेंट फॉर्मूले से करके निकाला है, ये डिफरेंट फॉर्मूले से, बट है तो दोनों इक्वल। तो इट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 56 प्लस 4x कर सकते हैं। करेक्ट है। इसमें स्टूडेंट्स एक काम और करेंगे, यहाँ से मैं 16 इंटू 3 इसको बाहर कर देता हूँ, सो 14 प्लस एक्स इंटू 16 इंटू 3, और x हो गया ये 56 प्लस 4x मुझे मिला। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए ये जो 16 है ये बाहर निकलते ही रूट में 4 दे देगा। ठीक है, मैं 4 यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या रह जाता है मेरे पास 14 प्लस एक्स इंटू 3x, ये मेरे पास रिमेनिंग पार्ट रह गया, और इधर 56 प्लस 4x। इस 4 को आप उधर ले जाइए। अभी मैं अंडर रूट इसलिए लेके नहीं जा रहा हूँ कि पहले मैं इधर वाली वैल्यू को छोटा करने की सोच रहा हूँ। तो 56 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4, जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे ये आपको मिलेगा 14, और ये मिल जाएगा x, 14 प्लस x। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा छोटा हो गया हमारे लिए, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ का। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं सॉल्यूशन को ऊपर ले रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद वाला जो केस बनता है, मैंने अंडर रूट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी तरफ, मेरे पास रह जाता है 14 प्लस एक्स इंटू 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट शिफ्ट होती स्क्वायर का फॉर्म देगा। ये भी 14 प्लस एक्स, ये भी 14 प्लस एक्स, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 14 प्लस एक्स 2 टाइम्स, इधर 1 टाइम। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 3x में से x अगर मैं माइनस करता हूँ 14, तो ये मुझे मिलता है 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7। तो इट मीन्स ये जो x का वैल्यू है ये 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो क्या AB नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB इज इक्वल टू वॉट, BY प्लस AY। BY हमने पहले ही निकाल लिया था, ये आ जाता है एंड 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था जो थोड़ा लेंदी था, जहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मर्ज किया है। ठीक है, एल्गोरिदम थोड़ा सा सोचने वाला था, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 में समझने की कोशिश करते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किया गया है। करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में प्रूव ये करना है कि जो ये ऑपोजिट साइड है, ये वाली ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स सेंटर पर कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रही होंगी। करेक्ट है। ऐसे तो क्वेश्चन ये है कि जो ये एंगल होगा, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 प्रूव करना है। ठीक है, स्टोरी को समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, राइट।
ओके, नाउ ये वाला मैंने ब्लैक से दिखा दिया है। अब आप समझ गए कि ये तो परपेंडिकुलर ही होने वाला है, राइट। ये मैं आपको ही होमवर्क देने वाला हूँ, बट मैं समझा देता हूँ आपको करना कैसे है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ क्लियर हुआ, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल पे देख लूँ, कौन सा ट्राइंगल ले लें, जो मैं ट्राइंगल अब देख रहा हूँ ये वाला, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको x लेता हूँ तो ये भी x होगा, राइट। अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। अगर ये z होगा तो ये भी z होगा, ठीक है। और अगर ये कौन सा एंगल लें, x y z, ये p होगा तो ये भी p होगा, करेक्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, पूरे 360 डिग्री को 4 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। ये आपको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना पड़ेगा एक ट्राइंगल को, उसके बाद सिमिलरली यू कैन राइट। अब मैं आपके उसी के बाद का स्टेप लिखने वाला हूँ बस। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ कि x प्लस x, y प्लस y, z प्लस z एंड p प्लस p इज इक्वल टू क्या, सॉरी 360 डिग्री, करेक्ट। तो कैन वी राइट इट 2x 2y 2z 2p एंड इज इक्वल टू 360। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस p इज इक्वल टू 180। अब समझ लीजिएगा यहाँ पर हमें थोड़ा सा पॉज करना है अपने आप को, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमें प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180। ये एंगल O है, ये वाला, ठीक है। DOC एंड AOB 180 प्रूव करना है। अब समझिएगा जो AOB एंगल है ये वाला, वो Z और Y से मिलकर बना है। तो इट मीन्स जो ये Z और Y है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOB। अब देखिए यहाँ इस रिजल्ट को मैंने तो रख लिया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ जो हमने रिजल्ट लिया, तो y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 180। y प्लस जेड को मैंने देखा कि वो एंगल AOB मिल रहा है मुझे, और x प्लस पी मुझे मिल रहा है DOC, दैट इज 180। तो क्या नजर आया आपको कि ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं, कौन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑन अ सर्कल, ठीक है। जो सर्कमस्क्राइब किया गया सर्कल पर, उसमें जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो हमेशा सेंटर पर एक सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम प्रीवियसली बहुत कुछ इससे रिलेटेड कर चुके हैं, सिर्फ हमें आगे का एक रिजल्ट यूज़ किया हमने, ठीक है। तो क्लास आई थिंक आई होप दिस सर्कल्स पार्ट इज़ क्लियर। ये सम्स थे और अभी कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भी हैं, वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो बनाएंगे, एंड वी विल सी दोज इंपॉर्टेंट सम्स देयर ऑल्सो। NCERT part we have covered completely. So thank you so much for watching this video.